A very good morning to all of you. आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। हमें पता है ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है हमारे टाइम का और अभी जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें कुछ ढील दे दी गई है और हम पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड अपने काम करने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सही सही? मैं देख पा रही हूँ इसमें नाम खुशबू वार्ष्णेय, अनुज राय, गौरव शर्मा। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोग को? आई होप मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप तक पहुँच रही है। यस, राइट। तो अभी मैं ये बात कर रही थी कि जो टाइम है स्टिल प्रॉब्लम जो अभी चल रही है कोविड की वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है और कब तक चलेगी इसका भी कुछ टाइमलाइन नहीं है। और हमें जो है जो सतर्कता हमारे अपने स्तर से बरतनी है उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और जितना हम अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और जो प्रिकॉशनरी सुझाव दिए गए हैं कि बाहर निकले तो प्रिकॉशन के साथ। आई नो कि गर्मी में थोड़ा ये और चैलेंजिंग है मास्क लगा के बाहर निकलना, बट हमें ये करना है और हमें बिल्कुल ही अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है कि आखिर कब तक हम इस तरह से करें। सो आई विश एंड आई होप कि आप सभी घबराएंगे नहीं और बिल्कुल ही जिंदा दिली से इस समस्या का सामना करेंगे और अपने आप को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखेंगे। मैं मीनाक्षी राय, लेक्चरर SCRT यूपी। हमारी बात हो रही थी आपके DLED सेमेस्टर 2 का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और फर्स्ट टॉपिक था जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बारे में हमने बात की थी प्रीवियस 2 क्लासेस में कि क्या है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या मतलब है इसका, इससे रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है और जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स थे उनको डिस्कस किया था और क्या महत्व है इस, ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो भी जुड़ी हुई है सार्वभौमिकरण। जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है, जो हमारे नीति नियंताओं ने निर्धारित कर रखा है कि इसको जो सभी बच्चे हैं 6 से 14 आयु वर्ग के उनको एक हम प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा पाए, वो अभी तक एक चुनौती ही बनी हुई है, वो पूर्ण नहीं हो पाई है। तो इसमें बाधक कौन से कारण हैं, क्या वजह है कि कौन से ऐसे अवरोध हैं जिनकी वजह से हम अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसकी रेमेडी क्या है, क्या समाधान हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हम आप इस क्लास को करने के बाद ये जान पाएंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन के एम को कंप्लीट करने में और क्या रेमेडी हम इसके लिए अपना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम देखते हैं अपने कंट्री की सिचुएशन को, तो एजुकेशन की जो हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अनुमानतः लगभग 4 में से 1 बच्चा इनरोल्ड था। एडल्ट लिटरेसी 18% थी और शायद 10 में से 1 भी महिला लिटरेट नहीं थी और जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थी वो चरम पे थी। क्षेत्रीयता, सामाजिकता, आर्थिक स्तर पे जो असमानता थी हमारे समाज में वो बहुत उच्च स्तर की थी। तो यहाँ से हमने एक आज़ाद भारत की जब शुरुआत की तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों के साथ शुरुआत की थी और शिक्षा का महत्व तो समझा गया क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया और डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना वहाँ के नागरिकों पे ही निर्भर करता है और शिक्षित नागरिक का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस
एजुकेशन की महत्ता को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा और इसको जगह दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड दिया वो 10 इयर्स का दिया। तो जिस तरह की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि थी आजादी के समय, इसके बारे में सोचा जा सकता है कि क्या ये जो टाइम फ्रेम था वो चुनौतीपूर्ण नहीं था। और हम देखते हैं कि बाद में वो कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पीरियड 10 ईयर का। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो बात की गई, और टाइम टू टाइम हमें उस टाइम लाइन को बढ़ाना पड़ा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें तो दो डायमेंशन है। एक तो सप्लाई ऑफ एजुकेशन एंड डिमांड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जरूरत आम जनता को थी, बच्चों की थी, सोसाइटी को थी हमारे, और एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे थी, स्टेट पे थी। तो मेजर दो डायमेंशन पे हम इसको देखेंगे और इसके पीछे क्या कारण है उसको जानेंगे। तो क्या डिमांड की प्रॉब्लम थी कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी एजुकेशन को लेके, कि पब्लिक ही इतनी अवेयर नहीं थी और डिमांड नहीं थी एजुकेशन की, और इसलिए हम यूनिवर्सलाइजेशन के एम में पीछे रह गए? या जो हमारा पब्लिक प्रोविजन था, जो हमारे पब्लिक जो प्रावधान किए गए एजुकेशन से रिलेटेड, क्या वो इनसफिशिएंट थे या उनका इम्प्लीमेंटेशन पर्याप्त नहीं था? तो इन्हीं दो जो मेन बिंदु हैं, ये कारण हैं जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें। और इसको अफेक्ट करने वाले बहुत से कारण हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सोशल प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है, स्कूल लेवल के इश्यूज हैं। ये सारे जो हैं मेनली आइदर ये सप्लाई साइड को इफेक्ट करते हैं या तो डिमांड साइड को इफेक्ट करते हैं। या तो पब्लिक ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या तो गवर्नमेंट ही प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो वन बाय वन हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या हम पॉलिसी लेवल पे क्या देखते हैं कि प्रायोरिटी है, किस लेवल की प्रायोरिटी है, क्यों हम अभी तक ये लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं? और इसमें फाइनेंस भी आ जाता है कि एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका क्या स्टेटस है। और तीसरी बात इसमें हम एक और जोड़ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट आता है पॉलिसी का। तो इन तीन बिंदुओं पे अगर हम देखें, जहां तक हम पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम जान रहे हैं कि डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया कि 14 ईयर्स के बच्चों के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था स्टेट करेगा। और आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एजुकेशन को जो है स्टेट लिस्ट में रखा गया, ये राज्यों का विषय था। 1976 में हम देखते हैं कि इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तब जाके एक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे पॉलिसी मेकिंग का भी अधिकार मिला। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम कि 10 ईयर का टारगेट रखा गया, वो फिर अचीव नहीं हुआ। और एक माइलस्टोन हम देखते हैं जो हमारा शिक्षा आयोग है 1964-66 का कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको लिंक माना सेकेंडरी एजुकेशन का और हायर एजुकेशन का। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा उसमें जो मल्टीपल लर्निंग की जो प्रॉब्लम थी, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं आ पाते हैं, तो पार्ट टाइम स्कूलिंग की भी बात इस कमीशन में की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1964-66 में ये कमीशन आता है, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की, तो इसमें काफी गैप दिखता है। और जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस थे शिक्षा आयोग के, उसी पे वो आधारित है। तो हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो स्लो है। और अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आते हैं कि वो बिल्कुल ही गरीब और वंचित तबके तक वो एजुकेशन पहुंचे, तो वो एजुकेशन पहुंचते पहुंचते पॉलिसी को लेकर लोगों में अवेयरनेस आते आते जो हमारी सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां होती हैं वो चेंज हो चुकी होती हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है पॉलिसी और इम्प्लीमेंट करना उसको। जैसे हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन, जब ये 2002 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया,
उसके बाद 2002 में ये फंडामेंटल राइट बनता है, 2009 में राइट टू एजुकेशन आ रहा है। तो इसमें लगभग 7 साल का डिफरेंस है, और वो लागू होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में। तो इसमें हम देखते हैं कि ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं हुआ कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2002 में, तो हम 2003 या 2005 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आ गए। और तो इस वजह से हमारा जो एक पॉलिसी मेकिंग में स्लो प्रोसेस है। और इन बिटवीन हम जानते हैं कि ये मेजर जो एजुकेशनल कमीशंस हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई, उसके बीच में कई सारे प्रोग्राम भी आए, जैसे डीपीईपी 1994 में आया। इसमें एक इसका स्ट्रक्चर जो था वो फ्रैक्चर था। ये पूरा एक नेशनल लेवल का नहीं था, और इसमें जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर था वो एक्सटर्नल था। तो इस तरह से एक हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके जो प्रावधान थे उसको लेकर के चल रहे थे नेशनल लेवल पे, और इन बिटवीन ये डीपीईपी आता है, तो एक तरह का ओवरलैप दिखता है। और डीपीईपी में एक मेन बात थी कि ये प्राइमरी 1 to 5 के क्लास को फोकस करता है। बाकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन का 6 to 8 का पार्ट था, उस पर फिर स्टेट को फोकस करना था कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी की जाए जो 6 to 8 का क्लास है, और वहां पे फाइनेंस को कैसे हैंडल किया जाए। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू नहीं है, जो पॉलिसी में क्या प्रोविजंस हैं, हम इन बिटवीन कौन सी योजनाओं को लेके आ रहे हैं, और वो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, इसको ये भी बहुत कारण है कि हम एक स्मूथ एक प्रॉपर सिस्टम को लेके आगे नहीं बढ़े। फिर 2001 में हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। ये फिर एक नेशनलिस्टिक अप्रोच की तरह जाता है डीपीईपी के बाद, और इसमें इसकी सक्सेस स्टोरी भी है, लेकिन फिर भी जो इसका टारगेट था उसको अचीव नहीं किया जा सका, और फिर से हम देखते हैं कि इस टारगेट को हम बढ़ा देते हैं। फिर राइट टू एजुकेशन के बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, उसमें फिर टारगेट को फिर रिपोजिशन किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम पॉलिसी टू पॉलिसी और जो एजुकेशनल कमीशन आए उनके जब हम देखते हैं रिकमेंडेशंस को, तो हम ये देखते हैं कि एक शिफ्ट होता है हमेशा। हम ये प्लान लेके आ रहे हैं, उसमें वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, फिर उसको शिफ्ट किया जाता है कि 2010 तक नहीं कंप्लीट हुआ, तो अब इसको हम 2020 तक कंप्लीट करेंगे। और इन बिटवीन जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो हमारी सोसाइटी, हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो साइमल्टेनियसली बदलता रहता है साथ साथ में। तो इस तरह से जो एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही चैलेंजिंग बनी रहती है। ये स्टैटिक इन्वायरमेंट में हम नहीं हैं, और एजुकेशन जो है वो हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो सोशल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हमारे जो सोसाइटी में है उसके परसेप्शन क्या है उसका एजुकेशन को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करते हैं हम फाइनेंस की। आप सबने पढ़ा होगा कोठारी कमीशन के बारे में। तो उन्होंने कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो बात करते हैं कि 6% जो है जीडीपी का वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए गवर्नमेंट का। लेकिन हम आज हम 2020 में हैं, आज 2020 का भी बजट आप उठा के देखेंगे तो एजुकेशन का जो बजट है वो 6% नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि वो रिकमेंडेशन है 70s का, 1964-66 में वो रिकमेंडेशन आती है, और इतने दशक के बाद भी हम एजुकेशन का जो फंडिंग है उसको उस लेवल तक नहीं ला पाते हैं। हालांकि आज के सिचुएशन को देखें तो वो 6% से कहीं ज़्यादा होना चाहिए हमारा एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे। और ये एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे क्यों नहीं है, इसके अपने अलग कारण हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि ये ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की बात थी, उसमें हायर एजुकेशन आता है, सेकेंडरी एजुकेशन आता है, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन आता है। और जब हम बाइफरकेट करते हैं जो एक्सपेंडिचर का जो बजट है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के हिस्से फिर बहुत कम आता है, और उसमें भी देखें तो फिर कुछ मेजर पार्ट सैलरी का है। फिर हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इन्हांस करें। तो साइमल्टेनियस इशूज हैं जिनको बिना एड्रेस किए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे आते हैं कि पॉलिसी कितनी भी अच्छी बन जाए, उसको लेकर पब्लिक में कितना अवेयरनेस हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, ये कम्प्लीटली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है उस पर डिपेंड करता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन में एक प्रोविज़न है कि जो 25% प्राइवेट स्कूल में जो निजी स्कूल हैं उनमें 25% जो सीट्स हैं वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो बैकवर्ड बच्चे हैं डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए वो उसको प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट स्कूल्स 25%। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सीट्स, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाई है। तो क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है सिर्फ, या इसके पीछे और भी कारण हैं? जैसे कि जो अगर आपने कह दिया एजुकेशनल जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की आप फ्री इनको एडमिशन दीजिए, तो वो एडमिशन तो फ्री दे देंगे, लेकिन हमें पता है कि प्राइवेट एजुकेशन का जो टोटल स्कूलिंग का जो चार्ज है वो बहुत होता है। उनके जो यूनिफॉर्म हो गया, उनकी बुक्स हो गई, उनके फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर, उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है। तो क्या जो निजी स्कूल हैं वो विलिंग हैं एक इस पार्ट को प्ले करने के लिए कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग फ्री एजुकेशन वी विल प्रोवाइड दीज थिंग्स टू। और तीसरी बात ये भी आ जाती है कि क्या हम वो बच्चा जो एक तरह का रिजर्वेशन लेके इंटर कर रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि हमें 25% आपको लेना है एडमिशन, तो क्या वो बच्चा अपने जो उसके मॉरल सेंटिमेंट है उसको लेके उसमें किसी तरह की हीन भावना ना हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव भी किया जाए, स्कूल में उसको इक्वली ट्रीट किया जाए जो बच्चे प्रॉपर नॉर्मली जो एडमिशन लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन अपने आप में एक इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है हमारी डाइवर्स सोसाइटी में। तो इस तरह से हम जब पॉलिसी लेवल की बात करते हैं तो इन तीन चीज़ों को देखते हैं कि क्या हमारे पॉलिसी में ही कुछ के प्रोविजंस ही इतने एफिशिएंट नहीं हैं, या प्रोविजंस तो अच्छे बन गए, फाइनेंस नहीं उतना है कि जो भी प्रोविजंस हुए हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। और फिर अगर फाइनेंस भी है तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो सेटअप है वो इतना एफिशिएंट है कि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है और हम अपने टारगेट तक, हम इन तीनों चीज़ों में लैकिंग देखते हैं। अगर हम ये कह दें कि किसी टाइम पीरियड पे ये पॉलिसी एफिशिएंट है तो फिर हमारा टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, वो टारगेट अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है, ये एक जो डिमांड साइड वाली प्रॉब्लम है, सोशल एस्पेक्ट इसका क्या है कि हम नहीं एलिमेंट्री एजुकेशन के उसको पा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें एक एजुकेटेड क्लास है, एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, और ऐसे भी क्लासेस हैं जो बिल्कुल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, या फिर बिल्कुल लेबर क्लास है जो पर डे लाइवलीहुड उनकी पर डे वर्क पे डिपेंड करती है। तो इतनी डाइवर्स हमारी सोसाइटी है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कई सारे स्टिग्मास हैं, जैसे कि एजुकेशन को लेके कि जो पेरेंट्स नहीं एजुकेटेड हैं वो कैसे एजुकेशन की अवेयरनेस को समझ पाएंगे कि क्यों एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम आती है कि छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है बिकॉज दैट वो पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन वायबल नहीं है उतनी कि वो अपने बच्चे को काम पे ना लगाए। तो इस तरह की चीजें। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज की बात आती है, जो कम एज में बच्चों की शादी कर दी जाती है और वो दोनों ही फिर अफेक्ट होते हैं, उनका एजुकेशन, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा भौगोलिक स्थिति है जो हमारे देश में, कुछ जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है हमारा हिली एरियाज में रहता है, तो कई बार भौगोलिक परिस्थितियां इतनी चैलेंजिंग होती हैं कि स्कूलिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना डिफिकल्ट होता है। और तब जैसे हम और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो नोमैडिक लाइफ को अभी भी लीड करती हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर में एक एग्जांपल है बकरवाल कम्युनिटी का। जो ये जो जनजाति है ये नोमैडिक है। नोमैडिक कहने का मतलब खाना बदोश, ये साल में एक जगह से दूसरे जगह तक अपने लाइवलीहुड के लिए मूव करते हैं। तो ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर बात आती है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में फीमेल एजुकेशन की। हमें पता है कि अभी भी जब हम डेटा देखते हैं तो
मेल के कंपैरिजन में फीमेल लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम है, लगभग 10% का डिफरेंस है। तो फीमेल एजुकेशन को भी लेके बहुत ही स्टिग्मा है सोसाइटी में, जो हम जेंडर का रोल सेट कर देते हैं सोसाइटी में कि फीमेल है तो वो घरेलू कार्यों के लिए है और तो उसके लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर जो सेफ्टी के कंसर्न है उसकी वजह से भी कि नहीं हम अपने लड़कियों को इतना दूर नहीं भेज सकते। तो इसके अलावा और भी है कि अगर हाईली एजुकेटेड लड़की हो गई तो उसके लिए फिर उसके मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे उसके इक्विवेलेंट पार्टनर को ढूंढा जाए। तो उसमें भी जो कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वो जो बहुत हाई फील होता है लोगों को। इस तरह की चीजें जब तक नहीं एड्रेस होंगी तब तक हम बेशक इस एम को प्राप्त करना बिल्कुल चैलेंजिंग होगा। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है। हमें पता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और कोई स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग रूल नहीं है। अवेयर किया जाता है, गवर्नमेंट का अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, बट पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है कि फैमिली प्लानिंग का क्या प्रयोजन है, और हम अगर इस पे चेक नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल एक अनएंडिंग सिचुएशन की तरह होगा कि हम एक तरफ से तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरह से जो है हमारा डिमांड वाली सिचुएशन बनी रहेगी और ये कभी भी एक सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, कंप्लीट स्टेट तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने, जिसने 10th में मैथ्स पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा कि एक पानी की टंकी है और टैप से उसमें पानी फिल होता है, उसमें एक होल भी है जिससे पानी बाहर निकलता रहता है। तो बताइए कि कितने टाइम में वो टंकी फुल हो जाएगी। तो दिस प्रॉब्लम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम कि एक तरफ हम अपने पॉपुलेशन पे चेक अगर नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। फिर हम बात करते हैं स्कूल लेवल एजुकेशन की। स्कूल लेवल में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिक स्कूल सिस्टम में है, वो समय के साथ बहुत कम हुआ है, डिटोरियोरेट हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादा झुकाव जो एजुकेशन को, अच्छा एजुकेशन एफोर्ड करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। और ये जो स्टैग्नेशन और रिटेंशन की जो प्रॉब्लम आती है वो भी ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए एक कारण है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल में तो नहीं, घर से तो निकलते हैं स्कूल आने के लिए, लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, रास्ते में ही कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी नदी के किनारे या नहर के किनारे बैठ जाते हैं या खेलने लग जाते हैं, और फिर जब स्कूल का टाइम ओवर होता है तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक या 2 क्लास हैं और उसी में कई क्लासेस के बच्चों को बैठाना पड़ता है। तो जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये एक अट्रैक्टिव एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। और हम जानते हैं कि इसके अलावा जो है टॉयलेट की फैसिलिटी की बहुत समस्या रहती है। अगर टॉयलेट बन भी गया है विद्यालय में तो वो फंक्शनल स्टेट में नहीं है। जब तक फंक्शनल स्टेट में नहीं होगा, उसका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉयलेट से क्या होगा जब वो जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है वो काम ना आए। इसके साथ ही टीचर्स की भी प्रॉब्लम आती है। टीचर्स की प्रॉब्लम को हम देखें तो अगर बच्चों के लिए एक अट्रैक्टिव स्कूल का एनवायरनमेंट जरूरी है, तो टीचर के मोटिवेशन के लिए भी जरूरी है कि स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसके लिए स्टाफ रूम हो, उसके लिए हाइजीन की फैसिलिटी हो। इवन अगर स्कूल में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है या फंक्शनल स्टेट में नहीं है तो ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक एक टीचर के लिए भी है जितना एक बच्चे के लिए है। तो ये दोनों ही लेवल पे काम करना होगा। और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो उनकी पोस्टिंग, अगर मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है तो वो सारा जो टाइम होता है वो ज़्यादा टाइम उसकी जर्नी में निकल गई तो फिर वो किस बहुत मोटिवेशन से या एक्साइटमेंट से नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है उसके वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात आती है कि इफ कोई पर्सन अगर अपने जॉब जहाँ वो कर रहा है वहाँ पे उसको एक सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो अपने लाइफ के अदर डायमेंशन में भी अच्छे से टाइम को फोकस कर सकता है। स्कूल के लेवल पे देखें तो एक ये रिजिड स्कूल टाइमिंग जो है कि हम देखते हैं कि ये जो टाइमिंग है वो
एक ही टाइमिंग है, जैसे आइदर 9 o'clock to 3 o'clock या 10 to 4, तो एक शिफ्ट का हम देखते हैं क्लास। कभी आपको दिल्ली के स्कूल विजिट करने का मौका मिले या आप जानकारी रखते हो, तो वहाँ पे 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, और कुछ स्कूल्स कोएड हैं, उनकी एक टाइमिंग होती है। तो मॉर्निंग में गर्ल्स का स्कूल हो गया, इवनिंग में बॉयज का स्कूल हो गया। तो वैसे सेक्शन के वैसे हम सेक्शन को डील कर रहे हैं जब इस एजुकेशन में, जहां बच्चे का घर पे रहना जरूरी है, उनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं, उनका छोटा भाई बहन है, देखभाल करने के लिए बड़े को रुकना पड़ रहा है। तो अगर ये शिफ्ट वाला सिस्टम अगर प्रोवाइड करते कि 2 शिफ्ट में स्कूल को चलाएं, तो ये नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में। ये हुई क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हमने देखा कि जो पॉलिसी लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, स्कूल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। और एक और बात आती है करिकुलम की। जो हमारा करिकुलम एनरिचमेंट की बात हम करते हैं कि करिकुलम ऐसा हो, वो बच्चे के लिए अट्रैक्टिव हो, उसके लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि हमसे कोई अगर हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करता है, तो हमें उसमें स्वाभाविक रूप से इंटरेस्ट आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो करिकुलम हो वो इस तरह का है, जो बच्चे की लाइफ से जुड़ा हो और उसमें उसके हर डायमेंशन का विकास हो। स्कूल के जो पूरा करिकुलम, उसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, उसमें क्रिएटिविटी शो करने का बच्चे को मौका मिले। इस तरह से हम करिकुलम की जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, उससे भी ये यूनिवर्सलाइजेशन के एम को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है। ये हुई प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं कि इनकी रेमेडी क्या है। रेमेडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से एड्रेस करें। अगर पॉलिसी लेवल की बात करें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर डायमेंशन को डीपली उसको स्टडी करके फिर उसको कानूनी रूप दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो हमारा टारगेट हो और उसको पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, तो उतना फाइनेंशियल प्रोविजन कर पाए। तो इस तरह से बिल्कुल ही एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग हो, जो उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन हो, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। फिर हम दूसरी बात आती है जो सोशल लेवल की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करके कर सकते हैं कि लोगों को ये पता चले, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करें, उनकी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए उनको इम्पोर्टेंस पता चले कि अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसके क्या बेटर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा आपकी लाइफ में। उनको हम बता सकते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है ये एक तरह से, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है बच्चों का। 14 साल के बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो इस तरह का जो अवेयरनेस है, और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के इसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम सोसाइटी को अवेयर कर सकें चाइल्ड मैरिज के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इस वजह से इस तरह की अवेयरनेस करके हम इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। टीचर्स की पोस्टिंग और ट्रेनिंग के जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पता है कि बहुत लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ है हमारे स्कूल्स में, तो हम उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। जब एकल विद्यालय चलते हैं जहाँ एक ही शिक्षक है जो पूरे विद्यालय को देख रहा है, तो ये एक खाना पूर्ति जैसी बात नहीं होनी चाहिए कि टीचर की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अट्रैक्टिव बनाएं, सारी चीज़ें फंक्शनल स्टेट में हो, और फिर करिकुलम को एनरिच करें। हम जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से हम कितना बेहतर बना सकते हैं अपने करिकुलम को, और लॉन्ग टर्म विजन को लेके भी कि ये कैसे आगे के लिए भी काम करेगा कि हमें सडन शिफ्ट ना करना पड़े। फिर बात आती है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हम बात करें, जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात है कि अब हम अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हमारी जो एजुकेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर हो
वो ऐसा हो कि जो सडन शॉक्स आए सोसाइटी में, उसको भी कोप अप करने की उसमें फैसिलिटी आ जाए। जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल में, अगर बिजली नहीं पहुंचती है स्कूलों तक, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आप उस सेक्शन को जो जिसके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है, उनके बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? वो घर स्कूल में तो फिर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अब वो घर जाएंगे तो घर कैसे आप उनके टच में बने रह सकेंगे? तो ये सब रियल इश्यूज हैं जिनको बिना टैकल किए हम इस यूनिवर्सलाइजेशन के एम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप आपने समझा होगा इन बातों को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।